नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर बात अमेरिका से जो भारतीय लौटे हैं उनको लेकर आज हम बात करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में बड़ा बयान दिया और जिस तरीके से अमेरिका ने भारतीयों को लौटाया उस पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इस पर आगे डिटेल से हर एंगल से चीजों को समझने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन साथ ही में बात पीओके की भी होगी। कल जहां पर एक खबरें सामने आई थी कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ, उनके प्रधानमंत्री पीओके पहुंचे थे, वहीं अब खबरें सामने आ रही हैं कि हमास की टॉप लीडरशिप भी पीओके पहुंची और वहां पे जोरदार स्वागत उनका किया गया। लश्कर जैश हुजी के आतंकियों ने जोरदार स्वागत उनका किया। तो पीओके में क्या कुछ चल रहा है, इसे भी आगे डिकोड करने की कोशिश होगी। साथ ही में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी बीजिंग में है, यानी कि चीन की राजधानी में है। शी जिनपिंग के साथ उनकी मुलाकात, और मुलाकात के दौरान उन्होंने शी जिनपिंग ने कहा कि आप हमारे लोगों की रक्षा नहीं कर सकते हो, इसलिए जरूरी है कि चीन पाकिस्तान में अपनी सेना तैनात करे। इस पर बात होगी, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। भारतीयों के डिपोर्टेशन पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। अमेरिका से पहले भी डिपोर्ट किए गए हैं कई भारतीय। हाथ पैर चेन से बांधकर डिपोर्ट करने पर उठे सवाल। ट्रंप के अधिकारी बोले एलियन को भारत भेजा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीयों के डिपोर्टेशन पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। अमेरिका से पहले भी डिपोर्ट किए गए हैं भारतीय। हाथ पैर चेन से बांधकर डिपोर्ट करने पर कई सवाल उठे हैं। ट्रंप के अधिकारी बोले एलियन को भारत भेजा। इस वक्त की बड़ी खबर, भारतीयों के डिपोर्टेशन पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। अमेरिका से पहले भी डिपोर्ट किए गए हैं कई भारतीय। हाथ पैर चेन से बांधकर डिपोर्ट करके भेजा। ट्रंप के अधिकारी बोले एलियन को भेजा भारत। भारतीयों के डिपोर्टेशन पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। जल्दी से ग्राफिक्स, ट्वीट, पूरी डिटेल से जानकारी, उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स के पास। भारतीयों का डिपोर्टेशन से ट्रंप के तरफ उठ रहे सवाल। C-17 जहाज में हाथ पैर बांधे, वॉशरूम में भी निगरानी की गई, खाने के लिए भी हाथ नहीं खोले। 40 घंटे तक इसी हाल में इन लोगों को रखा गया। अमेरिकी सेना हर पर नजर बनाए हुई थी। नेक्स्ट, विदेश मंत्री एस जयशंकर की सफाई। अमेरिका से 104 भारतीयों को वापस भेजा गया। अवैध प्रवास को रोकने पर उन्होंने जोर दिया। डिपोर्टेशन की प्रक्रिया नई नहीं है, ये भी उन्होंने कहा। 2009 के बाद से तमाम आंकड़े जो हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सामने रखे। महिला और बच्चों पर कोई पाबंदी नहीं। जहाज में रिस्ट्रेंट एसओपी के तहत लगते हैं। टॉयलेट ब्रेक के दौरान रिस्ट्रेंट हटाए जाते हैं। अमेरिका सरकार से लगातार बातचीत जारी है, लेकिन अमेरिका के एक अधिकारी ने बड़ा एक गंभीर सा ट्वीट किया है। इससे भी आप एक बार देख लीजिए। अमेरिकी बॉर्डर पेट्रोल यूएसबीपी ने अवैध एलियंस को सफलतापूर्वक भारत वापस भेज दिया है। ये अब तक की सबसे लंबी डिपोर्टेशन फ्लाइट थी, जिसके लिए मिलिट्री एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया। यह मिशन अवैध प्रवासियों के निष्कासित करने की हमारी प्रतिबद्धता को दिखाता है। तो आपको वापस भेजा जाएगा। माइकल वेंस है जो डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के अधिकारी हैं। चलिए इसी मुद्दे के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान चर्चा में जुड़ चुके हैं। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल दिनेश शर्मा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद सर। से पहले थैंक यू सर। शुक्रिया सर। मौसमी सचदेव भी विदेश मामलों की जानकार भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। जय हिंद। थैंक यू। चर्चा की शुरुआत कर्नल दिनेश शर्मा सर आपके साथ मैं करूंगा।
जिस तरीके से भारतीयों को भेजा गया सर, हाथ भी बंधे हुए, पैर भी बंधे हुए, 40 घंटे की लंबी फ्लाइट, और ऊपर से अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के खास अधिकारी का कहना कि देखिए एलियंस को हमने इंडिया भेज दिया है जो वहां से आए थे। ये अमेरिका की किस मानसिकता को दिखाता है सर? राजेश जी, आप अपने बारे में कहते हैं कि आप विश्व की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी हैं, और आप हमेशा जो हैं बहुत बढ़ चढ़कर विश्व के अंदर ह्यूमन राइट्स के बारे में और वैल्यू सिस्टम के बारे में लोगों को लेक्चर देते हैं। एक आरोपी के भी जो होते हैं वो उसके भी कुछ मानवाधिकार होते हैं, उसकी भी डिग्निटी है, उसके भी ह्यूमन राइट्स हैं। लेकिन जिस ढंग से इन्होंने चेन और हाथों में बेड़ियां डालकर इन लोगों को 40 घंटे के सफर के लिए रखा, तो ये सरासर एक मानव अधिकारों का हनन है, जो कि पूरे विश्व को देखना चाहिए कि ये जो पूरे विश्व के लीडर बनते हैं, ये जब बाकी लोगों के साथ जो हैं, जो विदेशी होते हैं, उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, तो ये बहुत ही अपमानजनक है। और इसका जो है हर एक सेंसिबल, देखिए साहब, हर एक घटना के दो पहलू होते हैं। आप कह सकते हैं कि इन्होंने वहां पर इन्होंने दे अनडॉक्यूमेंटेड सिटी इमिग्रेंट्स हैं, इन्होंने गलत रास्ता चुना है अमेरिका जाने का, मैं मानता हूं कानून का वो है। लेकिन इसके साथ साथ जो है, जब भारत सरकार ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया कि हमने आपके देश के अंदर जो भी हमारे इंडियंस हैं हम उनको वापस ले लेंगे, इसके ऊपर किसी प्रकार की कोई बहस नहीं हुई इंडिया की तरफ से। जब आपको मालूम है कि हम इतने पॉजिटिव हैं, तो आप हमें एक प्रकार से ह्यूमिलेट कर रहे हैं। आप जो इंडियन सिटीजन्स को आप डिपोर्ट कर रहे हैं, उनको इस ढंग से लाना, इससे पूरे देश के अंदर आप देश का, यूएस का, भारत के नागरिकों के दिल और दिमाग के ऊपर किस प्रकार का एक बुरे विचार आते हैं। और ये बुरे विचार जिस समय होम कंस्टिट्यूएंसी के अंदर लोगों के विचार किसी पर्टिकुलर देश के लिए ठीक नहीं होते हैं, तो उन देशों के साथ भी लॉन्ग टर्म के अंदर जो है आपके संबंध ठीक नहीं बनते हैं। ये इन्होंने हमारे साथ ही नहीं किया, इन्होंने बाकी देशों, ब्राजील के साथ किया, कोलंबिया के साथ किया। और एक चीज और इसमें मैं ऐड करना चाहता हूं, अरे जनाब, ये जो 104 इंडियंस आए हैं, इसके अंदर से काफी लोग जो हैं वो नाबालिग हैं, 18 साल से कम हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं। कम से कम उन लोगों के प्रति तो आपको जो है कोई संवेदना या उनके अधिकारों की रक्षा करना है। इवन हमारे देश के अंदर 18 साल से बच्चा अगर कोई अपराधी है, तो उसका जो है जस्टिस सिस्टम जो है, उसका केस जो है वो डिफरेंट एंगल से, वो अलग से चलता है। लेकिन ये बहुत ही शर्मनाक किस्म की बात है, और मुझे ये देखकर, जब मैं वीडियोस देख रहा हूं, मुझे इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा दुख हुआ एज ए भारत के नागरिक होने के तौर पर। जी राजेश। ठीक है, मौसमी सदे में मैं आपके पास आऊंगा, आपका ओपनिंग रिएक्शन मैं चाहूंगा। क्या भारत को डोनाल्ड ट्रंप से इस प्रकार की उम्मीद थी? विदेश मंत्री एस जयशंकर भी गए, तमाम डिटेल से बातचीत हुई, भारत ने कहा भी कि हम अपने लोगों को स्वीकार करें, जो हमारे हैं हम उनको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिस तरीके से भेजा गया, आपने डिपोर्ट किया, कोई ऐतराज नहीं है, आप भेजिए, लेकिन जिस तरीके से भेजा गया, ये ना तो कोई आतंकी थे, ना वहां पर कोई क्रिमिनल थे, उसके बाद भी हाथ में हथकड़ियां, पैरों में चेन, इसे आपका रिएक्शन क्या है मैम इसके ऊपर? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहूंगी जो भी थे वो इलीगल माइग्रेंट्स थे, नंबर 1, एंड इट इज अ लेसन टू आवर कंट्री, इट इज अ लेसन टू आवर कंट्री टू डिस्करेज इलीगल इमिग्रेशन। हम ऐसा एक्शन नहीं ले सकते, लेकिन यूएस ने दिखा दिया कि दे कैन टेक सच एक्शन। आज हमारे हर सिटीजन को ये रियलाइज करना पड़ेगा कि इलीगल तरीके से बाहर जाके रहना इज नॉट दैट इजी, बहुत साल चलता रहा। सो यस, जिस तरीके से उन्होंने भेजा है वो मैं निंदा करती हूँ। एंड ये भी कहा गया कि बच्चों को या वुमेन को नहीं चेन लगाया गया था, बट ह्यूमन इज ह्यूमन। आप ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते अगर आपने मेल को भी बांध के या 40 आवर्स 44 आवर्स आपने बांध के चेन में, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट।
बट हमें ये रियलाइज करना पड़ेगा कि अमेरिका कैसे अपने लाइक नेशन फर्स्ट जो उन्होंने कहा है, इसको उन्होंने प्रूव करके दिखाया है. सिमिलरली वी ऑल्सो शुड लर्न अ लेसन, हमें कैसे इलीगल इमिग्रेशन को डिस्करेज करना चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये भी एक सीख लेनी चाहिए कि जो हम अपने ही नेशन को ठुकरा के दूसरे के नेशन में इलीगली जा रहे हैं, दैट मीन्स वी हैव नॉट एक्सेप्टेड जो भी इलीगल माइग्रेंट्स थे, जो बड़े थे, जो उन्होंने लेके गया, जिस भी परिस्थितियों में उन्होंने वो चले गए वहां पे, मुझे नहीं लगता उनके अंदर कोई मातृभूमि का प्यार या कुछ था कि वो अमेरिका जाके बस गए. आफ्टर ऑल दे आर इलीगल माइग्रेंट्स. तो और अमेरिका ने बोला है कि इट इज फॉर द नेशनल सिक्योरिटी एंड सेफ्टी कि उनको ये एक्शन लेना पड़ा. बट द वे जो जिस तरीके से उन्होंने भेजा है दैट इज रॉन्ग. बट मैं फिर भी कहूंगी इट इज अ लेसन टू द वर्ल्ड कि अमेरिका जैसे अपने इलीगल माइग्रेंट्स को सडनली ट्रम्प आने के बाद सब कुछ चेंज हो गया. एंड इट इज नथिंग न्यू एक्चुअली. ये भी बात सही है कि ये कई नए सालों से इंडियंस डिपोर्ट होते आए हैं. बट आई थिंक नाउ इंडिया शुड रियलाइज, इंडिया के हर सिटीजन को रियलाइज करना चाहिए. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज आंकड़े भी रखे, साल दर साल 2009 से 2012 से इतने लोग आए, लेकिन फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं कि हाथों में हथकड़ियां लगाकर, पैरों में जंजीरें बांधकर जो है लोगों को डिपोर्ट किया गया है. ऐसा सीन हमने नहीं देखा, और वो भी भारतीयों के साथ जो कि अमेरिका के विकास में लगातार काम कर रहे हैं. मैं आपके पास आता हूं और मैं डिटेल से आपसे समझूंगा, लेकिन कर्नल दिनेश शर्मा सर, मैं आपके पास आ रहा हूं. कोलंबिया में 2 जहाज भेजे गए यूएस एयरफोर्स के, लेकिन कोलंबिया ने उन जहाजों को उतारने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि ये हमारे नागरिक हैं, हम आपको इस तरह से इनको लाने नहीं देंगे, हम खुद इनको जहाज भेजकर लेकर आएंगे. क्या ये फैसला भारत भी ले सकता था? जिस प्रकार से हमने यूक्रेन से अपने बच्चों को निकाला, दुनिया की कई जगहों पे जहां जहां हिंसा हुई, हमने वहां से अपने बच्चों को निकाला, अपने लोगों को निकाला, तो क्या हम अमेरिका से ऐसे नहीं ला सकते थे अपने लोगों को? जी, हम ला सकते थे, लेकिन अब ये तो एक गवर्नमेंट का पॉलिसी डिसीजन है, उसके बारे में तो मैं कमेंट नहीं कर सकता हूं. लेकिन यस, पास्ट में जो है हमने नागरिकों को, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जो नागरिक थे वो लेजिटिमेट तरीके से गए हुए थे उन देश में, चाहे यूक्रेन है, बाकी जगह से हम नर्सेज लेकर आए हैं, वो लेजिटिमेट ढंग से गए हुए थे. लेकिन इसके बारे में मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा, इस पोजीशन में नहीं हूं कि भारत ने अपना प्लेन किस लिए भेजा, क्यों, किस लिए नहीं भेजा, और अमेरिका को जो है अपना ग्लोब मास्टर जो है वो भेजने पड़े. अब आपने कहा कोलंबिया वाला, कोलंबिया के प्रेसिडेंट का सबसे पहला जो ऑब्जेक्शन था कि आप जो है सेना के प्लेन के अंदर क्यों आपने इनको भेजा है, और जिस ढंग से आपने इनको बेड़ियां और हथकड़ियां लगाकर भेजा है, हम इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे. तो इमीडिएटली जो है वो दोनों के दोनों जहाजों को जो है वापस भेज दिया गया था. लेकिन विद इन नो टाइम, जिस समय प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कोई धमकी वगैरह दी उनको टैरिफ के ऊपर और कुछ किया, तो इमीडिएटली जो है प्रेसिडेंट ने अपना जो है रुख बदली कर लिया और उन्होंने उन लोगों को एक्सेप्ट कर लिया था. लेकिन भारत के लिए अब ये पॉलिसी मैटर है, इसके बारे में मेरे पास कहने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है. मौसमी सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप के ये अधिकारी कह रहे हैं कि हमने एलियंस को इंडिया वापस भेज दिया है, यानी कि वो सीधे तौर पर जो वहां पे लोग हैं उनको एलियंस बोल रहे हैं, ये भारत के ऊपर टिप्पणी है. मैम, क्या अब भारत अमेरिका संबंधों पे इसका असर दिखेगा? देखिए, टिप्पणी है, बट मुझे नहीं लगता कोई संबंध में असर आएगा, बिकॉज भारत का कंटिन्यूस कांस्टेंट डिस्कशन चल रही है अमेरिका के साथ, और मुझे नहीं लगता इससे कोई भी बैकग्राउंड में जो भी चले, इनर कॉन्फ्लिक्ट जितना भी चले, मुझे नहीं लगता कि भारत और अमेरिका के बीच में कोई भी दरार आएगा. बिकॉज इंडिया ने बहुत वेलकम टू द लाइक जिन भी इलीगल इमिग्रेंट्स डिपोर्ट किया गया है, तो इट इज म्यूचुअली वी कैन से. एंड भारत ने ये भी कहा है कि ये गलत तरीके से जो वहां पे सेटल हुए हैं या वीजा एक्सपायर होने के बाद भी वहीं पे रह गए हैं, सो इट इज आवर ड्यूटी टू एक्सेप्ट और वेलकम देम बैक. सो ये कंटिन्यूस डिस्कशन हो रहे हैं भारत और अमेरिका के साथ, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई रिश्ते का कोई 13-14 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की मुलाकात होने वाली है.
मैम 13-14 फरवरी को ही प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की मुलाकात होने वाली है। पीएम मोदी अमेरिका जाने वाले हैं, क्या ये मुद्दा उठ सकता है? ये क्योंकि जिस तरीके से लाया गया है, लाने पे ऐतराज नहीं मैम, भेजने पे ऐतराज नहीं, हमारे भारतीय में एक्सेप्ट हैं और हम स्वागत करते हैं उनका, लेकिन जो चीजें हमने देखी, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में जंजीरें, ये एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता एक भारतीय होने के नाते। बिल्कुल, इस पे डिस्कस किया, ये मेंशन होगा। अभी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी एग्रीमेंट्स हैं जो भारत ने, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारी चीजों में भारत ने साइन, मतलब भारत की डिस्कशन चल रही है। सो ये आई थिंक ये मुद्दा बनेगा, इट विल नॉट बी अ वेरी बिग इशू, वो ऐसे नहीं दिखाएगा, क्योंकि अभी जाने से पहले आप देखिए भारत ने टैरिफ कट डाउन कर दिया है अमेरिका के लग्जरी कार्स में, कितने सारे प्रोजेक्ट्स में मोदी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जाने से पहले ही इंडिया ऑलरेडी हैज स्टार्टेड, भारत ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। आप देखिए अमेरिका के जितने लग्जरी कार्स थे, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब में टैरिफ कट डाउन कर दिया है आज। तो ये एक जाने की तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है, और हम ये नहीं कह सकते कि यही एक मुद्दा होगा, ये मेंशन होगी, बट इस चीज को आई डू नॉट थिंक दे विल मेक इट अ बिग इशू। भारत नहीं चाहेंगे इसको एक नया इशू बना के प्रोजेक्ट किया जाए, बिकॉज भारत चाहेंगे इसको सेटल करने के लिए। और भारत, क्योंकि भारत का भी विजन बहुत अलग है, और मुझे नहीं लगता कि ये भारत दिखाएंगे, और प्रेजेंट गवर्नमेंट ये दिखाएंगे एक बड़ा इशू, क्योंकि जयशंकर जी ने ऑलरेडी बोल दिया, डू नॉट मेक इट अ न्यू इशू। सो आई डू नॉट थिंक इसको एक नया इशू की तरह प्रोजेक्ट किया जाएगा। आई थिंक इट सटल वे से लिया जाएगा, और धीरे धीरे इस चीज को आई थिंक इसको शैडो डाउन करने के लिए कोशिश किया जाएगा। चलिए, मैं लौटता हूं आप दोनों के पास, एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आप दोनों के पास आता हूं। बड़ी खबर इस वक्त की पीओके से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पीओके पहुंचे हैं हमास के लीडर का जोरदार स्वागत हुआ है। हिजबुल जैश के आतंकियों ने स्वागत किया, जनरल मुनीर ने भी पीओके का दौरा किया था। हमास आतंकियों, पाक आतंकियों को क्या हमास ट्रेनिंग देने जा रहा है, बड़ा सवाल है। पीओके पहुंचे हमास लीडर का जोरदार स्वागत, हिजबुल जैश के आतंकियों ने किया स्वागत, जनरल मुनीर ने भी किया पीओके का दौरा। पीओके पहुंचे हमास लीडर का जोरदार स्वागत हुआ, हिजबुल जैश के आतंकियों ने किया स्वागत, जनरल मुनीर ने भी किया पीओके का दौरा। पाक आतंकियों को हमास देगा ट्रेनिंग। पीओके पहुंचा हमास लीडर पहुंचे पीओके, लग्जरी एसयूवी से रावलकोट पहुंचे, जैश लश्कर आतंकियों ने उनका स्वागत किया। अल अक्सा फ्लड कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, याद है आपको, अल अक्सा फ्लड यानी कि 7 अक्टूबर, जब इजराइल पर हमास ने अटैक किया था। मसूद अजहर का भाई तलहा भी वहां पर पहुंचा, जैश कमांडर असगर खान भी इसमें शामिल हुआ। तो चलिए साइड में आप लूप प्ले कर दीजिएगा, क्योंकि ये बड़ा गंभीर विषय है और इसी पर बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। कर्नल दिनेश शर्मा सर के पास हम चलेंगे। सर, हमास की पीओके के अंदर मौजूदगी, जैश, हिजबुल, लश्कर के आतंकियों के द्वारा जोरदार स्वागत, क्या खिचड़ी पक रही है सर सरहद के उस पार? राजेश जी, थोड़ी सी पृष्ठभूमि में जाएंगे और पाकिस्तान की मनोस्थिति का थोड़ा सा विश्लेषण करना पड़ेगा। मैं बहुत 2 मिनट के अंदर इस अपने बात को खत्म कर दूंगा। देखिए साहब, क्या हुआ 5 अगस्त 2019 में, जिस समय आर्टिकल 370 और 35A जो है इसको अब्रोगेट किया गया, और उसके बाद जो है बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, और इसी दौरान जो है अब तक जो है इंडियन आर्मी, बीएसएफ, सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन और जे&के पुलिस ने मोर और लेस जो टॉप लीडरशिप है लश्कर तायबा और जैश की, इनको खत्म कर दिया है। बॉर्डर के ऊपर जो है इस समय हरकतें कम हैं, कम इन्फिल्ट्रेशन है, और हिंटरलैंड के अंदर हमारी जम्मू एंड कश्मीर की जो पुलिस है वो एक्शन ले रही है। अभी जो है वहां पर जो है रेडिकलाइजेशन कम हुई है। अभी आप देखिए कि 2-3 दिन पहले जो एक एक्स सर्विसमैन को टेररिस्ट ने मार दिया था जी, उसके जनाजे के अंदर साउथ कश्मीर के अंदर आम पब्लिक जो है वो बाहर निकल के आ गया है।
इस पृष्ठभूमि के साथ मैं ये बताना चाहता हूं कि इस समय जो है पाकिस्तान चिंतित है कि उसका भारत के कश्मीर के इलाके में या भारत के जम्मू एंड कश्मीर के अंदर वो किसी प्रकार की कोई एक्टिविटीज नहीं कर रहा। इसलिए जो है अभी उन्होंने 5 फरवरी को कश्मीर सॉलिडेरिटी का दिन मनाया है, जिसमें कि हमास और बाकी आ गया। ये एक प्रकार से हमास को इनवाइट करके ये एक अलग किस्म का नैरेटिव चलाना चाहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर की भी वही स्थिति है जो गाजा के अंदर पैलेस्टीन्स की है, उनके ऊपर भी अत्याचार हो। ये अलग किस्म का एक नैरेटिव जो है ये चलाना चाहते हैं, क्योंकि पास्ट के अंदर जो पाकिस्तान का डायस्पोरा या लॉबियस्ट हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा नैरेटिव चलाने की कोशिश की अमेरिका, कनाडा और कई चंदे कंट्रीज के अंदर, पर उन्हें किसी प्रकार की सफलता नहीं मिली। तो अब ये जो है नया नैरेटिव है, इसके अंदर जो है एज पर द मीडिया रिपोर्ट कोई डॉक्टर खलीदी करके हैं जो कि ईरान के अंदर हमास के प्रतिनिधि हैं, वो आए हुए हैं और बाकी ये लोग हैं। बेसिकली ये जो है एक नया नैरेटिव शुरू करना चाहते हैं और सॉलिडेरिटी कश्मीर सॉलिडेरिटी डे के नाम के ऊपर। लेकिन राजेश जी, ये हमारे लिए एक बहुत चिंता का विषय है। इंडियन आर्मी, सिक्योरिटी फोर्सेस और बाकी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा कि अब ये हमास और ये जो बाकी टेररिस्ट ग्रुप हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर रावलाकोट के अंदर, जो कि पुंछ के अपोजिट पड़ जाता है, वहां पर ये किस प्रकार की इनकी क्या प्लानिंग चल रही है, और हमें भविष्य में बहुत ज्यादा ध्यान पूर्वक जो है इनको मॉनिटर करना पड़ेगा। जी राजेश जी। ठीक है मौसमी सदैव, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि हमने ये भी देखा कि सिर्फ हमास ही नहीं, जनरल मुनीर जो कि आर्मी चीफ हैं, वो भी पीओके पहुंचे थे। उनके जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, वो भी पहुंचे थे। और उसी वक्त जो पीओके के प्रधानमंत्री हैं अनवारुल हक, वो ये कहते हुए सुनाई पड़ रहे थे कि हम भारत के अंदर आतंकियों की सप्लाई तेज करेंगे और वहां पर हमास की मौजूदगी। क्या इन कड़ियों को हम जोड़ सकते हैं कि जिस प्रकार से कश्मीर विकास की राह पर आगे बढ़ चुका है, वो सरहद के उस पार के लोग पचा नहीं पा रहे? देखिए, ये पाकिस्तान की एक इनसिक्योरिटी है फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये तो टेरर मीट है। पाकिस्तान ने ये करके दिखा दिया है कि दे आर टेररिस्ट कंट्री। ये उन्होंने, ऐसे तो सबको पता है, लेकिन ऐसे हरकतें करके उन्होंने और ये पूरा अपरेंट कर दिया है पूरे दुनिया को कि दे आर सपोर्टिंग टेररिस्ट ग्रुप्स। तो ये एक टेरर मीट है। डेफिनेटली भारत को बहुत चौकन्ना, ये अलार्मिंग एंड वरीसम सिचुएशन है एक्चुअली। और कश्मीर को भी तैयार रहना पड़ेगा, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को तैयार रहना पड़ेगा, बिकॉज यू नेवर नो उनके दिमाग में क्या है, क्योंकि टेरर फैलाना ही उनका काम है। और उनको अभी दिख रहा है G20 के बाद भी उनको दिख रहा है कि कश्मीर में कितना प्रोग्रेस हुआ है। एजुकेशन हो, आप देखिए स्टार्टअप्स हो, हर तरह से बच्चे लोग आगे बढ़ चढ़ के, इवन पहले वहाँ पे लोग रिपब्लिक डे मनाने में डरते थे, अब खुल के आ रहे हैं लोग, रिपब्लिक डे मना रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। उनको सब कुछ दिख रहा है कि कश्मीर इज डेवलपिंग एंड लोगों के माइंडसेट बदल रहे हैं वहाँ पे, यंगस्टर्स के जो है वो माइंडसेट बदल रहे हैं। सो दे आर देयर कि वो एक सर ने जैसे बोले एक नैरेटिव प्ले करना चाह रहे हैं। उनको बेचारे एक प्रोजेक्ट ऐसा पिक्चर क्रिएट करना चाह रहे कि आप लोग बेचारे हो, आप लोग भारत के नहीं हो, यू आर बीन ट्रीटेड लाइक दिस। गाजा का एक पिक्चर वो कंपेयर करना चाह रहे हैं, जो कि मुझे नहीं लगता सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि जो प्रेजेंट जनरेशन है उनको पता है कि डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये टेरर जो ग्रुप्स है, डेफिनेटली ये हमने ये भी है कि जो मुंबई टेरर अटैक के जो मास्टरमाइंड है, उनके बेटे ने क्या एक बदले की भावना भी है, ही इज डिमांडिंग द रिलीज ऑफ हिज फादर। सो आप देखिए कि ये एक बदले की भावना है, इनसिक्योरिटी है, और भारत को डराने की भी एक कोशिश है। लेकिन आई थिंक भारत की जो इंडियन आर्मी है, दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ, सिक्योरिटी फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग इनफ, हमारे जो एजेंसीज है, सिक्योरिटी एजेंसीज आर स्ट्रॉन्ग इनफ। बट यस, बहुत ही कॉशियस, बहुत ही अभी अलर्ट रहना पड़ेगा। जो हालात, जो ओपन बाइक एंड हॉर्स रैली हो रहा है ओपनली, तो उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। जी मैं लेकिन कर्नल दिनेश शर्मा सर आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि
जिस वक्त हमास ने अटैक पाकिस्तान पर किया था उस वक्त कई पीओके से उसके बाद कई ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जहां पर वो लोग भी ड्रोन के साथ सरहद पार करने की कोशिश, ग्लैडिएटर के साथ इधर से उधर आने की ट्रेनिंग लेते हुए दिखाई पड़े थे। क्या उस प्रकार के हमले की कोई प्लानिंग की जा सकती है सरहद के उस पार से सब? और दूसरा पॉइंट जो मुझे समझाइएगा, एक तरफ जनरल मुनीर कह रहे हैं कि हम पीओके वापस लेकर रहेंगे, कश्मीर, भारत का जो कश्मीर है उसे वापस लेकर रहेंगे, वो हमारा हिस्सा है। दूसरी तरफ जो है, जो पीओके के प्रधानमंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई हम तो आतंकी भेजेंगे, और यहां पर आतंकियों की समिट भी हो रही है। सर राजेश, पहले तो जनरल मुनीर को ये मैसेज पहुंचा दीजिए कि तू कश्मीर तो क्या लेगा, पहले अपना बलूचिस्तान को तो संभाल लो, चाइना के साथ रिलेशन तो कर लो, उनको तो सिक्योरिटी दे दो। यस, ये जो 7 अक्टूबर वाला जिस प्रकार से हमास ने किया, यस ये किया जा सकता है एक्शन, मतलब इस प्रकार का जो मिस एडवेंचर जो है वो किया जा सकता है, लेकिन उनको ये ध्यान में रहना पड़ेगा कि वहां पर भारतीय सेना और हमारे बीएसएफ लगे हुए हैं, और हमारा ये 1990 वाला जो है एलओसी नहीं है, अब वहां पे बहुत ज्यादा सर्वेलेंस है, बहुत ज्यादा फोर्सेस हैं। तो ये मेरे हिसाब से कोई लार्ज स्केल नहीं है, कहीं पर जो है जो कोई इलाका है जो कि बहुत ही ज्यादा पहाड़ी इलाका है, जहाँ बियॉन्ड ऑब्जर्वेशन है, जहाँ हिंटरलैंड काइंड ऑफ ए थिंग है, वहां पर ये छोटा मोटा ऑपरेशन का मिस एडवेंचर कर सकते हैं। लेकिन इनको ये ध्यान में रहना चाहिए कि अगर आप इस तरफ आगे हैं तो फिर आप वापस नहीं जा पाएंगे, बिकॉज हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है, अगर कोई उनके ऊपर हमला होता है तो उन्होंने अब पिछले कुछ सालों से हमारे देश की सरकार ने उनको इस प्रकार के पावर्स और अधिकार दे रखे हैं कि आप जो है इनके साथ बहुत सख्ती के साथ पेश आएंगे। और पिछले कई सालों में जो मैं नोटिस करता आ रहा हूं कि अगर आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर या सिविलियंस के ऊपर जिसने अटैक किया, उस अटैकर को ढूंढने में पूरी इंडियन आर्मी, जो वहां पे आर्मी डिप्लॉयड है, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने उस टेररिस्ट को ढूंढा और उसको न्यूट्रलाइज किया है। पर आज की हालात के अंदर ये वाली इस प्रकार लार्ज स्केल के ऊपर, जैसा कि उन्होंने इजराइल के अगेंस्ट किया था, यहाँ पे नामुमकिन है, मुश्किल है। और अगर सोच भी रहे होंगे तो बस इतना कह देना चाहता हूं कि फिर वो गाजा का हश्र भी याद कर लें कि उसके बाद क्या हुआ है, क्योंकि उसके बाद शायद उससे भी बुरा हाल सरहद के उस पार का हो सकता है। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद आप दोनों के पास आऊंगा, क्योंकि एक और अहम मुद्दा जिस पे बात बेहद जरूरी है। आसिफ अली जरदारी जो कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने बीजिंग पहुंचकर शी जिनपिंग को सॉरी कहा है, लेकिन क्यों? छोटे से ब्रेक के बाद आपको बताते हैं। स्वागत है एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर, उसके बाद फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। चीन के दौरे पर पाक के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले जरदारी। चीनी नागरिकों पर हमले से गुस्सा जिनपिंग, बलूचों के निशाने पर हैं चीनी नागरिक। इस वक्त की बड़ी खबर, चीन के दौरे पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात। चीन के दौरे पर पाक के राष्ट्रपति जरदारी, राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले जरदारी। चीनी नागरिकों पर हमले से गुस्सा जिनपिंग, बलूचों के निशाने पर हैं चीनी नागरिक। चीन में पाक राष्ट्रपति जरदारी, बीजिंग में पाक राष्ट्रपति जरदारी, राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात हुई। जरदारी ने जिनपिंग को दी सफाई। चीनी नागरिकों पर हमले का मुद्दा, पाक में सेना तैनात करेगा चीन, पाक में फेल होता जा रहा है सी पैक। चलिए सीधा एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। मौसमी सदेव मैम, मैं आपके पास आऊंगा। बलूच लगातार चीनियों पे हमले कर रहे हैं, पाकिस्तान की सेना नाकाम है, और इस बीच आसिफ अली जरदारी का बीजिंग पहुंचना, शी जिनपिंग से मुलाकात, और शी जिनपिंग का यह कहना कि आप हमारे लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकते हो, आप
हमें हमारी सेना तैनात करने दो। किस प्रकार से आसिफ अली जरदारी की इस विजिट को आप देखते हैं? देखिए, ये बोथ साइड, चाइना एंड पाकिस्तान, बोथ साइड एनालाइज अगर आप करो, चाइना ने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा है पाकिस्तान में। सीपीईसी जो प्रोजेक्ट है वो मल्टी बिलियन प्रोजेक्ट है, अब तक $65 बिलियन वहां पे इन्वेस्ट कर चुके हैं चाइना ने। तो चाइना नहीं चाहेंगे इतना, देयर इज अ फियर ऑफ लॉस टू चाइना, तो चाइना नहीं चाहेंगे कि इतना इन्वेस्ट करने के बाद उनके लॉसेस हो। बट चाइना को दिख रहा है कि पाकिस्तान में टेररिज्म कितना स्ट्रांग है और उनके ही वर्कर्स वहां पे सेफ नहीं है। रिसेंटली जो भी चाइनीज वर्कर्स वहां पे उन पे हमला हुआ है, और पाकिस्तान इज इन अ बेगिंग मोड। पाकिस्तान को पता है कि चाइना का सपोर्ट चाहिए, चाइना के सामने हाथ फैला देंगे तो, बिकॉज दे नीड टू क्लियर देयर डेट। तो अपना डेट क्लियर करने के लिए अभी पाकिस्तान को चाइना दिख रहा है, और पाकिस्तान इज ऑलवेज इन द बेगिंग मोड। तो इसीलिए ये दिख रहा है कि चाइना नहीं चाहता कि अपनी इन्वेस्टमेंट जो भी किया है वो लॉस में जाए, और पाकिस्तान चाहते हैं कि कुछ पैसा आ जाए अपने डेट क्लियरेंस के लिए। सो ये एक बोथ साइडेड वो है, बोथ साइडेड गेम है जो खेल रहे हैं। बट चाइना इतना बेवकूफ नहीं है, चाइना निकालेंगे अपना। चाइना का तो वही आदत है कि दाना देंगे फिर लालच दिखाएंगे। चाइना इज प्लेइंग इट्स गेम, एंड पाकिस्तान कोशिश कर रहे हैं कि चाइना के साथ अच्छा रिश्ता वो करे, क्योंकि वो खुद ही अपने देश को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, खुद ही अपने देश में टेररिज्म कंट्रोल नहीं कर पा रहे। चाइना को बोल रहे हैं कि दे कंडेम दिस टेररिस्ट अटैक, और खुद ही टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हो। तो अगर आप एक साइड में टेररिज्म कहीं ना कहीं आप अगर सपोर्ट कर रहे हो, आपके देश में आके टेररिस्ट ग्रुप अगर मीटिंग कर पा रहे, तो आप क्या कैसे आप बोल रहे हो कि यू आर कंडेमिंग द टेररिस्ट अटैक? सो ये बोथ साइडेड वो है। चाइना चाहते हैं कि जो भी ये ब्री है, जितने भी प्रोजेक्ट्स उनके चल रहे हैं, जितने इन्वेस्टमेंट उन्होंने कर रखा है, कि जल्द से जल्द वहां पे वो सब कॉरिडोर खोले, जल्द से जल्द ये जो इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स है वो कंप्लीट हो। सो अब देखा जाए कि पाकिस्तान अपने वर्ड्स रख पाएंगे क्या, वो अपने टेररिज्म जो वहां पे फैला रखे हैं कंट्रोल कर पाएंगे, बिकॉज वो अटैक तो चल ही रहे हैं, एंड चाइना भी अपना रास्ता क्लियर करने के लिए दे आर फाइंडिंग अ वे। तो लेट्स सी अब क्या होता है, 5 दिन वहां पे क्या डिस्कशन होता है वहां पे। ठीक है, 5 दिन क्या कुछ जरदारी वहां पे करते हैं देखना होगा। लेकिन मैं आपके पास आ रहा हूं कर्नल दिनेश शर्मा सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि चीन लगातार इस कोशिश में है कि वो बलूचिस्तान को अपने कंट्रोल में ले। वो चाहता है, उसे लगता है कि पाकिस्तान की आर्मी इस काबिल नहीं है कि उसके नागरिकों की सुरक्षा कर सके। कितनी गुंजाइश है कि पाकिस्तान ये अलाउ करे कि चीन की आर्मी वहां पर तैनात हो, और क्या इसका फिर असर क्या होगा व्यापक दुनिया भर में? क्या एक मैसेज जाएगा अगर ये चीन को परमिशन पाकिस्तान दे देता है? तो कोई भी देश जिसका आत्मसम्मान है वो कभी अलाउ नहीं करेगा कि दूसरे देश की सेना आके उसके अंदरूनी मामलों के अंदर हस्तक्षेप करे और दूसरे देश के नागरिकों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए वो वाला देश जो है अपनी सेना डिप्लॉय करे। लेकिन पाकिस्तान जो है एक यूनिक प्रकार का देश है, ये अपने आप को समझता है, पाकिस्तानी अपने आप को समझते हैं कि ये बहुत चतुर और बुद्धिमान है, ये हर देश को जो है बेवकूफ बना के अपना फायदा निकाल लेंगे। इन्हें एक प्रकार की आदत सी पड़ गई हुई है, जैसा कि इन्होंने अफगानिस्तान में किया, अमेरिकन से पैसा लेते रहे, उनको बेवकूफ बनाया, ओसामा बिन लादेन इनके घर के अंदर छुपा हुआ था। ये सेम ट्रिक्स जो है वो चाइना के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि सिक्योरिटी के नाम के ऊपर जो है चाइना इनको फंड प्राप्त कराए। ये कहते हैं कि हमारे पास इतनी सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं है जो कि आपको जो है सुरक्षा प्रदान कर सके। हमारे पास ये जो हैं ये लोहे के जो व्हीकल होते हैं, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, कि जिसमें कि आप फायरिंग वगैरह का कोई असर नहीं पड़ता, तो उस प्रकार के जो है व्हीकल हम प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, वो आप हायर कर लो, एंड दैट इज वेरी कॉस्टली काइंड ऑफ ए थिंग। सो बेसिकली, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम चाइना जो है सूनर और लेटर
वो अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को चाहे एक प्रकार का नाम दे के प्राइवेट सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, या ये रिटायर्ड चाइनीज सोल्जर्स प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, इस प्रकार से वो लेकर आएगा। जैसे मैडम बता रहे हैं, बिकॉज चाइना ने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है, और चाइना की एक खासियत है कि वो किसी को लोन नहीं देते हैं, वो किसी को वो किसी को एड नहीं देते हैं, वो किसी को पैसा नहीं बांटते हैं। उनका काम है कि आप हमसे लोन लो और हमें चुका देना, अगर नहीं चुका पाओगे तो जैसे हमने श्रीलंका का उनका पोर्ट ले लिया 99 ईयर्स के लिए, ऐसे हम तुम्हारी जमीन को वो कर लेंगे। और बलूचिस्तान के अंदर आज की तारीख के अंदर इतना आक्रोश है, स्पेशली फॉर चाइनीज और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के। आप उनका सबसे लंबा इलाका जो पाकिस्तान का है वो बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान के अंदर इतनी रिसोर्सेज है, लेकिन बलोच पीपल्स को जो है उस प्रकार का किसी प्रकार का उनको फायदा नहीं मिल रहा। वो गरीबी बेहाली के अंदर रह रहे हैं। डिसअपेयरेंस ऑफ यूथ, 5000 से ज्यादा बच्चे जो हैं वो गायब हो चुके हैं। मानवाधिकारों का उनका हनन हो रहा है। तो बलूच को अगर ये कंट्रोल कर ले पाकिस्तान आर्मी, तो ये संभव नहीं है, ये सिर्फ बात, ये संभव नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब पाकिस्तान की आर्मी कंट्रोल नहीं कर पाई तो शी जिनपिंग की आर्मी ने तो 1979 के बाद तो गोली ही नहीं देखी है कि सामने से आती गोली की आवाज कैसी होती है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का। कर्नल दिनेश शर्मा सर बहुत बहुत शुक्रिया। मौसमी सचदेव मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से अपनी बात रखने के लिए। डिफेंस स्पेशल में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।